वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे 19वां अर्थात 19। और इस चैप्टर का शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। और इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी जी। तो सबसे पहले हम गांधी जी इनके बारे में जीवन परिचय उनका हासिल कर लेते हैं और उनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके पहले कक्षा 6 में हमने उनका एक पाठ पढ़ा था, आपको याद है? कौन सा? नौकर। वेरी गुड। वैसे महात्मा गांधी इनको कोई नहीं जानता ऐसा है? नहीं, उनको सब जानते हैं। उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पता है। जब हम कक्षा 6 में उनका पाठ पढ़ रहे थे नौकर, तो उसके द्वारा भी, उस पाठ के द्वारा भी हमें लेखिका ने अनुपत्र है, उन्होंने बहुत सारी जानकारी दी थी कि उनके दिनचर्या के बारे में बताया था। तो इस पाठ में भी हमें लेखक मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने अब उनके बहुत सारे गुणों को हमारे सामने रखा है। तो उसमें सब उस पाठ को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका जन्म स्थान सबको पता है, गुजरात का है, पोरबंदर स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी जी है। उनके माता का नाम है पुतलाबाई गांधी जी। उनकी शिक्षा, जो मैट्रिक परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण हुई थी, वो 1887 में उन्होंने पास की थी। फिर 1891 में वह इंग्लैंड में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे थे। उनके विवाह कस्तूरबा जी से हुआ था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। अब उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी पता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। फिर जब वह विदेश में गए थे तो किस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हुआ था। फिर किस प्रकार से वह स्वतंत्रता आंदोलन में आए, यह सारी जानकारी हमें पता है। आज इस पाठ से रिलेटेड कुछ जानकारी आज हम हासिल करने वाले हैं, जैसे कि उनके द्वारा बनाया गया आश्रम। कौन सा आश्रम था वह? कुछ याद है? कौन से आश्रम की निर्मित उन्होंने की है? अब अगर हम उनके इतिहास को पढ़ते हैं तो उन्होंने पुणे में खेड़ गांव में भी एक आश्रम की निर्मित की है। लेकिन सबसे पहले और सबसे बड़े मायने में उन्होंने जो आश्रम की निर्मित की थी वह है साबरमती आश्रम। पता है सबको? वेरी गुड। तो आज हम थोड़ा साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत लौट आए और उन्होंने सबसे पहले साबरमती यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में प्रशासनिक केंद्र अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, जब 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे थे विदेश से, तो सबसे पहले उन्होंने अपना सत्याग्रह करने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब यह आश्रम कहाँ है कि अहमदाबाद जिले में, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है। जो अहमदाबाद जो है वह प्रशासनिक केंद्र माना जाता है तथा साबरमती नदी के किनारे पर यह साबरमती आश्रम स्थित है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना सन 1917 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा हुई थी। सन 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ। अब देखिए, जो पहले जो आश्रम बनाया गया था साबरमती, वह अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान पर बनाया गया था। फिर 1917 में ही यह आश्रम फिर साबरमती नदी के किनारे पर परिवर्तित करके वर्तमान स्थान जहाँ पर अब है वही स्थान पर वह बनाया गया और तब से साबरमती आश्रम कहलाने लगा। आश्रम के वर्तमान स्थान के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि पौराणिक दधीची
ऋषि का आश्रम भी वहीं पर था। आज देखो हम देखते हैं कि 1917 में जिस साबरमती आश्रम की निर्मित या स्थापना महात्मा गांधी जी इन्होंने किया था, आज भी वह अहमदाबाद जिले में वह आश्रम है। साबरमती आश्रम पहले सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। देखो अब हम साबरमती आश्रम इस नाम से जानते हैं, लेकिन उसके पहले वह सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि साबरमती आश्रम की निर्मित गांधी जी इन्होंने क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने जो अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो उनको आंदोलन करने थे, सत्याग्रह करने थे स्वतंत्रता के लिए, उनकी जो सभाएं स्थापित करने थे, लोगों को बहुत लोग वहां पर आकर चर्चा विमर्श करते थे, इसलिए साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया गया था। उन तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था। 1915 में इसकी स्थापना की गई। यह मूल्य और अनुशासन पर आधारित सामुदायिक जीवन का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कि हमें सबको पता है कि इसके पहले कक्षा में हमने जो पाठ पढ़ा था वो साबरमती आश्रम में ही संबंधित था कि किस प्रकार से वह जो आश्रम था उसमें बहुत सारे मूल्य और अनुशासन गांधी जी ने रखे हुए थे और वह लोगों से भी उस अनुशासन का पालन करवाते और खुद भी उस अनुशासन का पालन करते थे तथा सामुदायिक जीवन पर वह आधारित है कि वह सिर्फ उन्होंने अपने लिए बनवाया था नहीं, बल्कि समाज के लिए, समुदाय के लिए वह आश्रम बनाया था। तो यह इस प्रकार से मूल्य, अनुशासन और सामुदायिक जीवन का बेहतरीन उदाहरण यह साबरमती आश्रम है। गुजरात राज्य में अहमदाबाद से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पर साबरमती नदी के पश्चिमी किनारे पर यह बसा हुआ है। इसका प्रमुख आकर्षण क्या है कि आश्रम परिसर में एक उल्लेखनीय संग्रहालय है। कि अब देखो हम जो पाठ में पढ़ने वाले हैं कि आश्रम बनाने से पहले गांधी जी इन्होंने क्या क्या सोचकर इस आश्रम की नींव डाली थी और आज वह उन्होंने उस समय जो नींव डाली थी वह आज वास्तव में भी हमें यह देखने को मिलता है। अगर हम वहां पर जाते हैं तो यह सारी चीजें हमें देख सकते हैं। यह वहां पर उल्लेखनीय संग्रहालय है। इस संग्रहालय की 5 इकाइयां हैं जिनमें से कार्यालय, ग्रंथालय, चित्रावली, दीर्घा और एक सभागृह है। संभवतः यह गांधी जी के पत्र और लेखों की सर्वाधिक मूल पांडुलिपियां दिखाई देते हैं। हम देखते हैं तो यह आज भी जाएंगे तो हमें यह सारी चीजें वहां पर मौजूद दिखाई देंगे। संग्रहालय में गांधी जी के जीवन के 8 आदमकद रंगीन तैल चित्र है जिनमें मेरा जीवन मेरा संदेश, अहमदाबाद में गांधी जी प्रदर्शित है। यहाँ पर एक पुराभिलेख संग्रहालय भी स्थापित किया गया है जिसमें गांधी जी के पत्र है। देखो यहाँ पर उनकी संख्या लिखी हुई है। हाँ, फिर उनके बहुत सारे लेख है जो पांडुलिपियों में लिखे गए हैं। उनके जो अलग अलग चित्र हैं उनके नेगेटिव्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके लेखन पर आधारित माइक्रोफिल्म के 334 रील है जो गांधी जी के और उनके स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित है। तो बहुत सारी फिल्में भी संग्रहित की गई। तो यह सारी चीजें आज भी साबरमती आश्रम में मौजूद है। अगर हम जाकर वहां पर ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें गांधी जी का वह सारी इतिहास हमें पता चल जाएगा। ग्रंथालय में 30,000 से अधिक पुस्तकें हैं। देखो आज हम पाठ पढ़ेंगे तो यहाँ पर लेखक ने गांधी जी ने सारे उसकी निर्मित की कि कितनी पुस्तकें आरंभ में होनी चाहिए। तो आज लगभग वहां पर 30,000 से अधिक पुस्तकें पढ़ने के लिए है। इसके अलावा गांधी जी को दिए गए 155 प्रशस्ति पत्र एवं दुनिया भर के गांधी जी पर जारी किए गए सिक्के तथा डाक टिकटों का अद्भुत संकलन किया गया है। अगर आज भी हम वहां पर जाते हैं विजिट के रूप में, आपको पता होगा स्कूल के द्वारा आपको ऐतिहासिक स्थानों पर लेकर जाते हैं तथा अगर आप गए नहीं होंगे तो आप आपके फैमिली के साथ वहां पर जा सकते हैं और इन सारी चीजों को आप अपने आंखों देख सकते हैं। आज अगर जाते हैं तो यह प्रातः काल से सुबह 8:30 बजे से शाम 6 बजे तक आश्रम
साल भर के लिए खुला रहता है। वहां पर प्रवेश निःशुल्क है, वहां पर किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगे जाते हैं, नहीं किसी प्रकार की फीस ली जाती है। वहां पर ये सारी चीजें हम बिना पैसों से देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप वहां पर जा सकते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर जाइए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये साबरमती आश्रम की निर्मित के नींव में गांधी जी ने कौन कौन से प्रयत्न किए थे। देखते हैं हम अब पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। अब आश्रम कि गांधी जी द्वारा कौन से आश्रम की निर्मित की गई थी, साबरमती आश्रम, इसका हमने विवरण पढ़ लिया है। आश्रम बनाने के पहले यह पाठ लिखा गया है लेखक के द्वारा। आश्रम का अनुमानित व्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है, खर्चा। अनुमानित अर्थ कि अनुमान लगाना, कि देखिए कोई भी चीज बनाने से पहले जब बड़े पैमाने में हम किसी वस्तु की या चीज की निर्मित करते हैं तो उस पर कितना खर्च आने वाला है लगभग। तो अब गांधी जी को सबसे पहले हमें पता है उनके गुणों के बारे में, वह हमेशा हर चीज का लिख कर रखते थे। और दिनचर्या सुबह से शाम तक क्या करते उसका सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण वर्णन वह अपने दिनचर्या या डायरी में लिख कर रखते थे। तो जब उनको आश्रम की निर्मित करनी थी तो उसमें उस आश्रम में लगभग कितना खर्चा आने वाला है, खर्चा लग सकता है, उसका विस्तार से ब्यौरा अर्थात वर्णन यह पाठ के रूप में हमें रखा गया है। तो इस पाठ को हम पढ़ते हैं। अब पाठ में शुरुआत में एक छोटे से पैराग्राफ में लेखक ने लिखा है कि यह आश्रम बनाने से पहले उन्होंने यह पाठ जो लिखा है, अब उन्होंने ये डायरी में लिखा हुआ है, अपना दिनचर्या है जो हमें एक इस पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में पाठ के रूप में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्य तथा सामान आदि का विवरण इस पाठ में दिया गया है। अब देखिए यह जो पाठ है यह स्वयं गांधी जी द्वारा लिखा गया, अपने दिनचर्या में, अपने डायरी में लिखा गया वर्णन है। अब जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए थे तो अहमदाबाद में वह एक आश्रम की निर्मित करना चाहते थे, आश्रम की स्थापना करना चाहते थे। तो उसमें प्रारंभिक शुरुआत में कितने सदस्य आएंगे और कौन कौन से आश्रम निर्मित करने के बाद हमें कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ने वाली है, इसका विवरण, इसका विस्तार से वर्णन इस पाठ में दिया गया है। अब हम पाठ को आरंभ करते हैं। वास्तविक जो हमारा पाठ है वह क्या है, गांधी जी द्वारा लिखा गया उनके डायरी में दिनचर्या के रूप में उन्होंने आश्रम बनाने के पहले लगभग कितना खर्च आ सकता है इसका अनुमान, इसका अंदाजा लगाया है। स्वयं गांधी जी कह रहे हैं कि आरंभ में संस्था अर्थात आश्रम में आरंभ में शुरुआत में 40 लोग होंगे। अब देखिए उन्होंने, अब कोई भी बड़े पैमाने में कोई जगह की निर्मित करते हैं तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वहां पर कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों को बैठने की, उनकी सोने की व्यवस्था कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम वह बांधते हैं। तो यहाँ पर लेखक अर्थात गांधी जी जिस आश्रम की निर्मित करना चाहते थे वहां पर उस लगभग कितने लोगों की रहने की व्यवस्था करना चाहते थे, 40 लोगों की रहने की व्यवस्था करना चाहते थे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। अब देखिए शुरुआत में उन्होंने अंदाजा क्या लगाया, 40 लोगों की, लेकिन बाद में यह संख्या बदलकर 50 से भी ज्यादा हो जाने की संभावना हो सकती है। आगे गांधी जी कह रहे कि हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। अब देखिए लगभग लोग कितने रहने वाले हैं, 40, और हर महीने लगभग कितने लोग, औसतन मतलब उसकी संख्या नहीं हम कह सकते हैं कि कभी कम ज्यादा भी हो सकती है, लगभग, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। तो 10 अतिथियों के आने की संभावना हर महीने हो सकती है। इनमें 3 या 5 सपरिवार होंगे। अब देखिए जो लोग आएंगे उसमें वह सिर्फ अकेले आएंगे नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ वह आ सकते। तो जब अपने परिवार के साथ आएंगे तो उसमें कितने लोग हो सकते हैं, कम से कम 3 या ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हो सकते हैं। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वालों लोग अलग रह सके और शेष लोग एक साथ। अब देखो जो जेंट्स होंगे या जब अकेले लोग आएंगे तो वह एक पूरे हॉल में रह सकते हैं, लेकिन जब परिवार के साथ, जब कोई सहकुटुंब के साथ आएंगे तो उनके लिए एक अलग कमरा होना चाहिए।
इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हो। अब देखिए 40 लोगों के लिए, और अगर कोई महीने में 10 लोग मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में आते हैं तो आश्रम में कम से कम 3 रसोई घर होने चाहिए। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने। अब जो मकान बनाने वाले हैं उसका क्षेत्रफल यहाँ पर गांधी जी अनुमान करके लिख रहे हैं कि कम से कम कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनना चाहिए, तो सब लोगों को लायक जगह हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर देखो 3000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय होना चाहिए। पुस्तकालय मतलब जहां पर पुस्तकें, ग्रंथ रखे जाते हैं, जैसे कि हमने साबरमती आश्रम में देखा था, उनमें जो कितने 30,000 पुस्तकें वहां पर है। तो शुरुआत में वो अंदाजा कितना लगा रहे थे कि 3000 पुस्तकें पुस्तकालय में होने चाहिए, तथा पुस्तकें रखने के लिए अलग अलग अलमारियां भी होनी चाहिए। अब देखते हैं शब्दों के अर्थ। कठिन शब्द यहाँ पर दिए, उनके अर्थ मैंने लिखे नहीं है, तो आप सबको क्या करना है, तुरंत आपके नोटबुक में इन कठिन शब्दों का अर्थ लिखने का प्रयत्न करना है। हम उत्तर बाद में जांच कर लेंगे। लिखो फिर। लिख लिए? ठीक है, चलो अब हम उत्तर चेक कर लेते हैं। देखते कठिन शब्दों का अर्थ। अनुमानित, लगभग, संस्था, आश्रम, औसतन, सामान्य रूप से, शेष, बाकी, विवरण, वर्णन। तो बच्चों अब तक हमने पाठ की शुरुआत कर दी है। पहले परिच्छेदों से हमें पता चल रहा है कि गांधी जी एक नए आश्रम की निर्मित करना चाहते हैं और उसका विवरण वह लिख रहे हैं। आगे भी हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।